जय हिंद भाइयों, राम राम। टारगेट में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो चतुर्भुज है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो त्रिभुज था। त्रिभुज के मैंने सारे प्रकार बता दिए, सारे नियम बता दिए हैं। आज चतुर्भुज है और चतुर्भुज में जो महत्वपूर्ण है जैसे वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब है और वर्ग है, वृत्त है, इसकी बात करेंगे। तो पहले कुछ नियम देखने होंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन देखने होंगे। अगर एसएससी जीडी या आपका आरपीएफ लगा हुआ है तो आप इस नियम को जरूर देखें, आप क्वेश्चन आंसर यहाँ से जरूर देखें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले चतुर्भुज के विशेष नियम पे आते हैं। लिखा है चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम मिला देते हैं तो बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो बड़े चतुर्भुज का आधा होगा। तो हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए देखते हैं सबसे पहले कोई चतुर्भुज। जैसे मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, ठीक। इधर ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, ठीक है। ओके, ये चतुर्भुज है और मैंने इसकी भुजा लिख दी ए, बी, सी और डी। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि चार भुजाएं हैं ए, बी, सी, डी, ठीक। ए, बी, सी, डी चार भुजाएं, तो चार कोण हो गया। तो यहाँ ए, बी, सी और सी, डी और डी ए है, ठीक है। तो चतुर्भुज में चार भुजाएं हो गई, चार कोण हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण है और ये कोण है और कोण सी है और कोण डी है। तो ये कहने का मतलब ये था कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सबको मिला देते हैं तो 360 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो पहला नियम लिखा था कि चार भुजाओं से घिरा है, उसे छोड़िए। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसकी बात हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अंतः कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। लेकिन ये लिखा था कि अगर हम इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिला देते हैं, अगर मध्य बिंदु को आपस में मिला देते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे इसको, इससे इसको और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मैंने क्या किया, मिला दिया। तो एक जो चतुर्भुज ये बन के आएगा, इसको मैंने लिख दिया पी क्यू आर और यस, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा भाई, चतुर्भुज ए बी सी डी, अगर मान लीजिए ए बी सी और डी इनका एरिया डी का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए 10 वर्ग सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बना इसके अंदर जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, तो जो चतुर्भुज इसके अंदर बन गया, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इस बड़े वाले क्षेत्र का ये वाला जो क्षेत्रफल है वो आधा बनता है। तो 10 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बात मैं बता रहा था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये 5 है तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ था, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज बड़े चतुर्भुज के, बड़ा जो चतुर्भुज होता है उसका आधा होता है, ठीक है। उम्मीद है तीनों बातें आप समझ गए होंगे, ठीक। अब ये टाइप पहला था। टाइप पहले में मैंने इतनी बातें जो बताई हैं, ये पहला नियम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक। ये दो बातें हो गई। अब मैं इसके क्वेश्चन की बात करूंगा तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक। तो लिखा है चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान 3x - 16, 2x + 8, x + 10 और 3x + 16 है, तो x का मान बताना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, चार कोण होते हैं और इनका मान होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो पहले वाले का मान देखिए, यहाँ से उठा लीजिए 3x है और यहाँ से 2x है और यहाँ से x है, यहाँ से 3x है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, 1, 7, 8, 9। तो यहाँ पर टोटल हो गया 9x, ओके। फिर ये है यहाँ पर माइनस का 16 है और ये क्या है, प्लस का 16 है, ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 8 है। तो अगर हम देखें तो 10 और 8 18 हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 16 है और ये माइनस का 16, ये कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा, अगर मैं ऐसे पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। 3x - 16 प्लस 2x + 8 प्लस x + 10 प्लस 3x + 16 बराबर 360 डिग्री। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 5 6 और 6 3 कितना हो जाएगा, 9x
और प्लस का निशान 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 बराबर 360 डिग्री के। तो ऐसी दशा में जब मैं 18 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ आएगा 9x और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, यहाँ पर 2 बचेगा, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 342 आ जाएगा। ठीक है, 342 आ जाएगा। अब मैं इसको 9 से कट करता हूँ तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 तरीका कितना हो जाएगा 27, 9 तरीका 27 हो जाएगा और बचेगा कितना, तो 27 और 1 मिनट, सही कटा है, हाँ वो 7 बचेगा और 7 हुआ 72 हो गया और 9 8 72, यानी कि x का जो मान निकल के मेरे भाई आएगा वो 38 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 38 ये आंसर दिख रहा है क्योंकि मुझसे पूछ रहा था x का मान बताइए, तो x का मान कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए लिखा है चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 2:3:4:6 है। ठीक, 2:3:4:6 है। तो सबसे छोटा कोण बताना है, तो मैं बता दूं पहला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, तो 6 और 4 10 3 13 2 15 यूनिट हो गया। 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान 360 डिग्री होता है। 15 से मैंने कट किया, 15 दूना 30, 15 चौको 60, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 24 आ गया। तो हमसे सबसे छोटा कोण पूछा है और सबसे छोटा कोण यहाँ पर 2 यूनिट है, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। सबसे बड़ा पूछता तो 6 यूनिट कर देते, तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, ए नंबर 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे कि चतुर्भुज में अंतः कोणों का मान 360 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा है टाइप नंबर सेकेंड। टाइप नंबर सेकेंड में लिखा है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के कितने प्रकार हो गए, तो एक होता है वर्ग, एक होता है वर्ग, एक होता है आयत, एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है समलंब। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ये मैं जो अभी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, एसएससी जीडी एग्जाम अगर आपका लगा हुआ है या आरपीएफ एग्जाम लगा हुआ है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो नियम आया मेरे सामने वो आया वर्ग का नियम। किसका नियम, वर्ग का नियम। लिखा है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर, यहां समझने की कोशिश करिएगा, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और वर्ग का जो परिमाप होता है उसे 4a कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का विकर्ण √2 गुणे भुजा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बाय 2 होता है, वर्ग के अंतः और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का रेशियो 1 √2 होता है। ठीक है, तो 1 मिनट ये चीज आप यहाँ पर देख लेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ठीक, इसमें आते हैं अगले पॉइंट में, वर्ग के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर। ओके, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हो गई, तो इस भुजा का मान a है, तो ये भी a है और ये भी a है और ये भी a है। और यहाँ पर लिखा है विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना होता है इसका परिमाप। क्या निकालना होता है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है, तो ए और इसको सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4a हो जाएगा। फिर इसका निकालना होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो इसका मतलब भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर इसका निकालना होता है विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण बराबर होगा √2 × a। ये आया कैसे आखिर में, तो इसको देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा देते हैं, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये विकर्ण हो जाएगा, ये वाली लाइन विकर्ण हो जाएगी। विकर्ण हो जाएगी तो इसे कहेंगे विकर्ण स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, तो जब यहां से इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा और ये कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो √2 हो जाएगा और a स्क्वायर में a बाहर आ जाएगा। √ से a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर 2 बार है ना, तो इसे 2 √a स्क्वायर लिखेंगे। जब स्क्वायर से हटाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, जब इसके ऊपर रूट लगा है तो 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, लेकिन a स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, तो विकर्ण बराबर हो गया √2 गुणे a। ओके, दूसरी बात यहाँ पर करना है कि यह एक वर्ग है, यह एक क्या है, वर्ग है। वर्ग के अगर अंदर कोई हम ऐसे वृत्त बना देते हैं, ऐसे वृत्त बना देते हैं, ठीक है, तो इसकी भुजा पूरी a होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है, अगर r पूछे कि इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, तो भाई ये पूरी लंबाई तो a है, तो त्रिज्या इसका a/2 हो जाएगा। ठीक है, a/2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर
मान लीजिए कोई ये वर्ग है और इस वर्ग के बाहर बाहर ऐसे वृत्त बना हुआ है, तब कैसे त्रिज्या निकालें? तब यहाँ पर बाह्यवृत्त मतलब कैपिटल आर हो जाता है, ठीक है। कैपिटल आर कैसे निकाला जाता है? तो ये देखिए, इसके विकर्ण को मिला दीजिए ऐसे, ठीक। और विकर्ण बराबर अभी आपने निकाला अंडर रूट 2 गुणे ए, ठीक। तो इसकी जो त्रिज्या हो गई वो √2 इंटू ए हो गया, लेकिन इस पूरे की लंबाई होगी ना √2 इंटू ए, लेकिन मुझे इसकी त्रिज्या बतानी है, तो त्रिज्या तो आधी होती है, तो इसको बाई 2 कर देंगे, ठीक। और मुझसे कभी भी इसके बारे में रिलेशन पूछ ले कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, तो मैं यहां से बताऊंगा a/2 अनुपात √2a/2। तो यहां से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 अनुपात √2 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त है और अगर उसके बाहर वृत्त है तो उनकी त्रिज्या का रेशियो 1 अनुपात √2 होता है, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो नियम था, देखिए यहाँ पर नियम क्या था, वर्ग के अंतः और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए, तो 1 अनुपात √2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एक और बात मैं कर लूं, किसी, समझने की कोशिश करिएगा, किसी वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो मेरे भाई आपको मैं पहले बता दूं कि जो अंतःवृत्त होता है उसे स्मॉल आर और जो बाह्य वृत्त होता है उसे कैपिटल आर कहते हैं, और इसका रेशियो आपको पता होना चाहिए 1 अनुपात √2 होता है। लेकिन मुझे उसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में कट जाएगा, तो आर मतलब हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर फिर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 अनुपात 2, ये याद रखिएगा, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आप यहाँ तक की बातें समझ गए होंगे, ये आप यहाँ तक इंपॉर्टेंट बातें समझ गए होंगे और वर्ग के नियम को समझ गए होंगे। तो इसके क्वेश्चन को देखा जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है पेपर में, ठीक। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 3 √2 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई बतानी। विकर्ण की लंबाई, तो पहले समझिए विकर्ण बराबर होता क्या है। मैंने आपसे कहा विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा होता है, ठीक है। √2 गुणे भुजा होता है, तो √2 लिख दिया, गुणे करने भुजा में यहाँ पर देखिए 3 √2 है, तो 3 तो ठीक है, √2 का गुणा जब √2 से होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा मेरे भाई 2, तो इसका जो विकर्ण है वो कितना निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि डी नंबर आंसर एकदम सही है, डी नंबर आंसर एकदम सही, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, एक वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए। ओके, एक वर्ग के विकर्ण को, अच्छा एक मैं और फार्मूला यहाँ पर बता दूं, डायरेक्ट पूछा जाता है, देखिए यहाँ लिखा भी होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बाय 2 भी होता है, विकर्ण स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं, 1 मिनट, हाँ ये तो मेरा हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है एक वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक। कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले बताइए वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 गुणे भुजा होता है, ठीक, यही होता है। लेकिन अगर लिखा है कि विकर्ण को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो मतलब इसमें 2 का और गुणा कर दिया जाए, तब एरिया क्या होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, तो विकर्ण स्क्वायर बाय क्या होता है 2, अगर मुझे एरिया निकालना है तो, ठीक। तो विकर्ण का मान हो गया 2 और √2 और फिर a, फिर इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा बटे यहाँ 2 चलेगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा मेरे भाई, गुणे का निशान, √2 का जब वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पर a बचेगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 गुना, कितने गुना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि पहले से इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 2 है तो 2 का सीधे वर्ग कर देते, डायरेक्ट हो जाता 4 गुना, ये बी नंबर आंसर सही है, ठीक। मैंने केवल आपको समझाया है कि ऐसा हो सकता है, इस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 100 ठीक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़
बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। बाड़ मतलब हो गया कि मान लीजिए मेरे पास एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है, ठीक, और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 44,100, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 44,100। स्क्वायर हटाओगे रूट निकल के आएगा मेरे भाई। तो 441 का वर्गमूल कितने का होता है, ये 21 और पीछे 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा। तो ए बराबर इसकी जो भुजा निकल के आई 210 आ गया, ठीक। अब बताइए मुझे बाड़ लगाना है, यानी कि मुझे तार ही लगाना है, तो मैं इसके परिमाप पे लगाऊंगा, ऐसे तार लगेगा, ठीक है। और परिमाप क्या होता है आप लोगों को पता है। परिमाप होता है, इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, और भुजा का मान आपने निकाल लिया 210, तो यहाँ 210 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 एकम 4 4 दूना 8, तो ये आंसर आ जाएगा 840 मीटर का बाड़ लगेगा, ठीक है। यानी किनारे किनारे बाड़ लगाना है, और बाढ़ हमेशा किनारे किनारे ही लगेगा, क्षेत्रफल पे नहीं लगता है, परिमाप पे लगता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 840 मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है दो वर्गों के परिमाप, कितने वर्ग दिए हैं, 2 वर्ग। 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है मुझे जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2 वर्ग हैं, मेरे पास 2 वर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा। इस वर्ग का परिमाप कितना दिया है 40 और इस वर्ग का परिमाप कितना दिया है 32। आपको पता है परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो अगर ये 40 है तो इसको मैं 4 से भाग करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। इसकी भुजा निकल गई। और इसको मैं 4 से भाग करूंगा तो ये भुजा हो जाएगी 8, ये भी 8 8 और ये भी 8 8 16 24 32, ठीक। तो दोनों वर्गों की मैंने भुजा निकाली। अब मुझे इनका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का क्या है, अंतर है, ठीक। और मुझे इन दोनों से मुझे एक वर्ग बनाना है बड़ा सा, और इसका मुझे क्या बताना है, इसका मुझे परिमाप बताना है मेरे भाई, ठीक। इसका परिमाप बताना है। अब ऐसा करते हैं, तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इसकी भुजा 8 है, इसका वर्ग हो जाएगा 64। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 36। और ये जो 36 आया, ये जो 36 आया ये क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। लेकिन किसका क्षेत्रफल है, तीसरे वर्ग। देखिए तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। तो इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर कितना है 36। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी जो भुजा है, एक मिनट, ये जो 36 आया है, ये जो 36 आया है ये क्षेत्रफल तो है, लेकिन किसका है, तीसरे वाले का। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, स्क्वायर हटाएंगे 36 का वर्गमूल 6। तो इसकी ये भुजा 6 होगी, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो इसका मुझे परिमाप बताना है। तो परिमाप 6 6 12 6 18 6 24, यानी कि 24 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक। 24 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है एक वर्गाकार पार्क, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई 1.5 मीटर के पथ से घिरा हुआ है। तो पथ का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है। तो पार्क का परिमाप बताना है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि कोई भी एक वर्ग है या आयत है, कुछ भी है, या तो रास्ता बाहर बाहर बनेगा या फिर रास्ता अंदर अंदर बनेगा, ठीक। अगर अंदर अंदर बनेगा तब भी आपको निकालना, बाहर बाहर बनेगा तब भी लंबाई चौड़ाई के समानांतर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो बताइए एक वर्ग है और इसकी भुजा मुझे मालूम नहीं है, तो मैं मान लेता हूं x है, ठीक। एक मिनट, पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, यह एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग की भुजा x है, ठीक। अब लिखा है एक वर्गाकार पार्क, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 1.5 मीटर चौड़ा क्या बनाना है, रास्ता। रास्ता ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक मिनट, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल,
अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल है कितना, यहाँ पर लिखा है, पढ़िए, लिखा है पथ, पथ मतलब रास्ता का क्षेत्रफल दिया 225, तो यहाँ 225 लिख दोगे। ओके, फिर बड़े वर्ग, तो बड़ा वर्ग कैसे, अब ये बताइए, इधर इस वाली दूरी को देखिए 1.5 है और इधर भी 1.5 है, तो दोनों तरफ जब मिलाएंगे तो 1.5 और 1.5 जब मेरे भाई जुड़ेगा, यानी कि 1.5 तो हो जाएगा 3, तो ये वाली जो लंबाई निकल के पूरी आएगी वो x + 3 हो जाएगी, ठीक है। और इधर वाली भी लंबाई जो ऐसे इधर बढ़ेगी तो ये भी x + 3 हो जाएगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटा वर्ग है x। ओके, अब ध्यान से समझते रहिएगा, एक एक बातें आपको समझा देंगे यहाँ पर। तो इसका वर्ग, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना होगा, और जब सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा x² + 3 × 3 = 9 और 3 दूना 6x माइनस x², x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 9 को उठाकर इधर 225 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 216 हो जाएगा। 216 बराबर कितना हो जाएगा, 6x, 6 से जब हम इसको काटेंगे तो 6 × 3 = 18 और 3 बजाएगा, 6 × 6 = 36, तो मतलब x का जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। यानी जो छोटी वाली जो वर्ग है, जो छोटी वाली भुजा उसका मान कितना हो गया, 36, और जो बड़े वाला है तो उसका 36 में 3 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका मान, ये वाला पूरा बड़ा वाला हो जाएगा 39। तो मुझे बताना है वर्ग पार्क का परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होती है, तो बड़ा वाला वर्ग है 4 गुणे, अच्छा पहले तो यहाँ समझना पार्क का परिमाप बताना, ना कि पथ सहित। तो ये देखिए 36 है, ये क्या है 36 है, ये नहीं बताना। 36 4 गुणे 36 कर देंगे तो 6 चौको 24 का 4, 2 बचा 4 3 12 13 14 144 आंसर आ जाएगा, 144। यानी कि पार्क जो है उसका जो परिमाप आएगा वो 144 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक वर्गाकार कमरे के फर्श को टाइल करने के लिए 784 वर्गाकार टाइल, प्रत्येक की भुजा कितनी है, 50 सेंटीमीटर है की आवश्यकता है। तो कमरे के किनारों की लंबाई बताना है, ठीक है। मैं बताता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक वर्गाकार पार्क वो है, वर्गाकार कोई है कमरा है, ठीक है, वर्गाकार कमरा है, और इसमें मुझे टाइल लगवाने हैं। इसमें क्या लगवाने हैं, टाइल लगवाने हैं। तो कभी कभी दिया होता है कि टाइलों की संख्या बताइए, तो टाइलों की संख्या बराबर होता है कुल क्षेत्रफल, जहां लगवाना है, कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ओके, इतना ही होता है बस। तो देखिए टाइल कितने लगवा दिए आपने, 784, तो यहां पर लिखेंगे 784 बराबर कुल क्षेत्रफल, यही मुझे पता करना है। तो कुल क्षेत्रफल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मुझे टाइल मैंने जो लगवाए हैं वो उसकी लंबाई दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो अगर मैं टाइल लगवा रहा हूं 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, तो उसका एरिया होगा 50 × 50, 50 × 50, ठीक है, क्योंकि एक टाइल का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 784, ठीक है, गुणे का निशान, 5 बचे कितना हो जाएगा, 2500। और ये जिसपे मुझे टाइल लगवाना है वो भी वर्गाकार है, तो इस क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या निकलेगा, रूट। अब देखिए ये 784 है, 784 किसका वर्गमूल होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। 784 किसका होता है, अब देखिए 784 का हमें वर्गमूल अगर ये नहीं पता होगा तब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 784 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 625, 26 का होता है 600, और 27 का हो गया, 27 का आपका हो जाएगा 28 का अगर देखते हैं तो 8 × 8 = 64, ये 28 का हो गया वर्गमूल, ठीक, ये 28 का हो गया। ओके, गुणे का निशान लगाएंगे। 2500 का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 5/40 का 0, 4 बच गया, 5 दूना 10 4 14, यानी कि 1400 सेंटीमीटर आया। तो इसको अगर हमें मीटर में बदलना है तो 100 से हमें क्या करना पड़ा, भाग करना पड़ा। जैसे भाग किए तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 14 मीटर, क्या आ गया, 14 मीटर, ठीक। तो कमरे के किनारों की लंबाई, यानी ये जो कमरा है ये कितने मीटर का है, 14 मीटर का है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, डी नंबर। क्या निकल के आएगा, डी नंबर। इस तरीके से टाइलों की संख्या निकालना होता है, कभी कभी एरिया निकालना होता है, कभी कभी भुजा निकालना होता है। टाइलों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये हो गया आपका टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड में क्या है, आयत के नियम। कौन से नियम है, आयत के नियम है, ठीक। तो आयत के नियम में क्या है कि अभी तो वर्ग के नियम पढ़ रहे थे, अब आयत के लिखा है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, विकर्ण 90 डिग्री पर ना कटे और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण √L² + B²। ठीक, इतना ही फार्मूला आप याद करके जाएंगे पेपर में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल यहां जान लें। देखिए आयत कुछ ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, और ये वाली भुजा इसके समान और ये वाली भुजा इसके समान होती है, और यहाँ पर जो कोण है 90 डिग्री, यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री। और एक बात याद रखिए, ये विकर्ण ऐसे हो गया, एक विकर्ण ऐसे हो गया। बस याद रखिएगा कि इसके विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर कभी भी 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, बस इतना याद रखिएगा। तो कभी भी कोई पूछे कि वर्ग और विकर्ण में अंतर है कि नहीं, सॉरी, वर्ग और आयत में अंतर है क्या, तो एकदम अंतर है। वर्ग और आयत में अगर कभी भी कोई पूछे अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि इनके जो विकर्ण होते हैं ना, इनके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, और इनके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं काटते, ठीक है। तो यही था इन दोनों में फर्क, ठीक, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो इसका एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका जो परिमाप होता है वो 2L + B क्यों होता है कि लंबाई ये है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, चौड़ाई ये है, तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, तो इसलिए 2L + B होता है मेरे भाई, ठीक है। फिर इसके बाद मुझसे यहाँ पर विकर्ण की लंबाई पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, विकर्ण। तो विकर्ण ये हो गया, ठीक है, विकर्ण ये हो गया, तो इसे कहते हैं L² + B। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ठीक। इतनी सी बात है इसमें, यहां तक आपको समझना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। लिखा है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 65 मीटर और एक भुजा 63 मीटर है, परिमाप बताना है। तो सबसे पहले बताइए, एक आयताकार है, ठीक, आपने कहा एकदम सही है। आयताकार भूखंड है, उसका विकर्ण दे रखा है, यानी कि ये वाली लंबाई दे रखा है 65, और एक भुजा दे रखा है 63 मान लेते हैं, तो ये वाली भुजा तो नहीं दे रखा है, तो इसे पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण की लंबाई 65 का स्क्वायर बराबर 63 का स्क्वायर प्लस इसे कहते हैं लंबाई मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं चौड़ाई, यानी B² मुझे निकालना है, ठीक, B² मुझे निकालना है। अब देखिए इसको उठाकर इधर अगर हम ले आते हैं तो ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर बराबर B² होता है। तो ऐसा करते हैं, B लिख देते हैं, और ये स्क्वायर जो है यहाँ का हटाकर इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए एक बार ये माइनस A² माइनस B² का कंसेप्ट आप जानते होंगे, एक बार इसे एक बार जोड़ दीजिए और एक बार इसे घटा दीजिए। तो 65 और 63 को एक बार जोड़ दीजिए, तो 5 3 कितना हो गया 8, 6 6 12 128 हो गया, गुणे का निशान लगा दीजिए, और एक बार इसे घटा दीजिए, तो 65 में से 63 गया, कितना बच गया 2, और इसको आप ऐसे 128 का मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना 16, 5 256 किसका वर्गमूल होता है, तो 256 अगर हमें वर्गमूल पता करना है किसका होता है, तो 15 का होता है 225 होता है, तो 14 का 16 का कितना होता है 256 होता है, ठीक है। तो ये वर्गमूल हो गया 16 का, ठीक। अगर ये 16 का हो गया, इसका मतलब ये वाली जो भुजा है वो कितनी होगी, 16 होगी, ठीक। तो अब मुझे इसका क्या बताना है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो परिमाप मैं निकाल देता हूं, परिमाप बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा, परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 लंबाई कितनी होगी, मान लेते हैं 63 प्लस चौड़ाई कितनी होगी 16, 6 3 कितना हो गया 9, 6 1 7, 79 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, 9 दूना 18 बचा, 1 7 दूना 14 और 1 15, 158। देखिए 158 इसमें ऑप्शन दिया होगा, ठीक। तो यानी कि ए नंबर आंसर एकदम सही है, 158 मीटर, ठीक। तो ये जो मैंने पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाया है, और फिर उसके बाद A² माइनस B², A² माइनस B² का मतलब होता है एक बार A + B और एक बार A माइनस B होता है, ठीक। नेक्स्ट, एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है, क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, प्लाट का आयाम बताना। आयाम मतलब होता है भुजा बताना, ठीक है। कैसे लगाएंगे, देखिए ये है अपने पास आयताकार प्लाट, ठीक। इसका परिमाप दे रखा है 48, परिमाप कितना है, परिमाप 48 है, तो परिमाप होता है मेरे भाई 2L + B, ये होता है परिमाप, और परिमाप का मान यहाँ पर है 48, 2L + B, तो उसे अगर हम काट दें इधर तो ये हो जाएगा 24L + B, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। और इसका एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 108, तो क्षेत्रफल मैंने लिख दिया, क्षेत्रफल बराबर 108
मेरे पास यही दो कंसेप्ट हैं और कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक। और आयाम बताना, तो ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। मान लेते हैं एक भुजा 36 है, एक भुजा 3 है, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 39। 39 का अगर हम डबल कर दें तो क्या 48 आएगा, तो कभी नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। 12 और 9, 12 8 20 से 21 हो गया। 21 का अगर हम डबल कर दें, 21 दूना 42 होता है, मुझे चाहिए परिमाप 48 जो नहीं हो सकता है, ठीक। 27 और 4 अगर हमने जोड़ लिया 7 4 11 31, 31 का अगर हमने डबल कर दिया तो 62, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। 18 और 6 को अगर हम जोड़े तो 8 6 14 24 हो गया। 24 का अगर हम डबल कर दें 48 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये तो सही है, यानी कि इसकी एक भुजा 18 है और एक भुजा 6 है। अब अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। 18 और 18 जोड़ेंगे 36 और 6 6 जोड़ेंगे 12, 36 और 12 जोड़ेंगे तो 48, तो परिमाप 48 आ जाएगा। फिर मुझे इसका एरिया चेक करना पड़ेगा। एरिया हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। 18 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़े तो 8 6 48, 6 कम 6 4 10, 108 आंसर, ठीक। इसका मतलब है कि ए नंबर आंसर सही है, ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले हाल के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है, ठीक। तो कम से कम कितने टाइलों की टाइल लगेंगे, लेकिन एक टाइल की लंबाई नहीं दे रखा। जब लंबाई ना दिया हो तब कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा, टाइलों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिएगा, तो सबसे पहले कुल क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 गुणे 12। अब टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, लेकिन एक टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे टाइल की भुजा पता होना चाहिए। जब टाइल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी ना दिया हो तो आप इसकी भुजा कैसे निकालेंगे, इसको मैं बता दे रहा हूं। ऐसी दशा में 16 और 12 का आप एलसीएम लेंगे, क्या सॉरी एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, एचसीएफ मतलब मासा, एचसीएफ लेंगे, ठीक। तो 16 12 का एचसीएफ देखिए, तो 4 चौको 16 और 4 3 12। अब ये नहीं कटने वाला है, तो जो टाइल मैं लगवा रहा हूं उसकी भुजा कितनी होगी, अगर ये पूछ ले तो टाइल की भुजा अगर पूछ ले तो आप कहेंगे 4 मीटर। तो जो टाइल मैं लगवा रहा हूं वो 4 मीटर का होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, और अच्छा जो मैं टाइल लगवा रहा हूं वो टाइल कैसा होना चाहिए, तो आंसर है वर्गाकार टाइल होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 कर देंगे, ठीक। इसको मैं कट करूंगा, 4 से 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 3 12 होगा। तो यहाँ से कितने टाइल लगेंगे, तो 4 3 12 टाइल, ठीक है। तो टाइलों की संख्या पूछे तो 12 और टाइल की भुजा पूछे कि वो एक टाइल की भुजा बताइए, तो आंसर क्या बताएंगे, 4 मीटर। क्या बताएंगे, 4 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या है, 12। तो उम्मीद है ऐसे सवाल भी समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर लिखा है समांतर चतुर्भुज के नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम, समांतर चतुर्भुज के नियम में क्या है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी, ठीक। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। और साथ साथ में यह भी लिखा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई साइन थीटा, ये दो क्षेत्रफल लिखे हैं। फिर यहाँ पर छठे नंबर पे d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर 2ab, ये क्या है मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, ठीक। समांतर चतुर्भुज में क्या हुआ कि ऐसे कुछ है, ओके। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान है, ठीक। और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान है, एकदम सेम आयत जैसा होता है, ठीक। लेकिन इनके जो विकर्ण होते हैं ना, ये जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक होता है d1 और एक होता है d2। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। तो अब मामला ये आता है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ये हो गया आपका आधार, इसको मैंने a लिख दिया था, ठीक। और ये हो गया b दूसरी भुजा, और यहां से मैंने ऐसे लंब डाल दिया, ठीक। यहां से मैंने जब लंब डाल दिया ऐसे, ये वाला, इसे कहते हैं ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये था। दूसरा अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आप आधार की जगह आधार ही लिख दें, आधार, लेकिन क्या लिखेंगे a, ठीक। इनटू ऊंचाई की जगह पर ये h ना लिखकर अब अगर हम b लिखते हैं तो इसे भी हम ऊंचाई ही मान रहे हैं। और यहां पर थीटा कोण बनता है, कितना डिग्री, थीटा।
तो इसे कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। पहले समझने की कोशिश करिएगा, आधार गुणे ऊंचाई तब तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन अगर ये ऊंचाई ना दिया हो तब हमें क्या करना है, यहां से आधार तो ए लेना है और ऊंचाई की जगह पर यहां पर बी ले लेना है और उसके साथ में साइन थीटा ले लेना, साइन थीटा। ओके, ये हो गया। अब एक और बात समझिएगा, विकर्ण d1 d2 है और विकर्ण d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर यहां पर 2 पहली वाली भुजा प्लस बी स्क्वायर, मतलब दूसरी वाली भुजा। इन दोनों कंसेप्ट से मैं विकर्ण और भुजा के बीच में संबंध स्थापित कर सकता हूं। ठीक, तो ये एक तो क्षेत्रफल वाला ये नियम, एक ये नियम, और ये जो नियम है तीसरा नियम, इसे कहते हैं विकर्ण और भुजा, विकर्ण और भुजा से संबंधित बातें। ठीक, तो उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे, यही बातें यहाँ पर सब लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर कुछ बात करते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई मैंने कर लिया, ये विकर्ण d1 d2 एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिनका आधार दे रखा है 44 और ऊंचाई दे रखा है 22। तो इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ओके, आधार कितना है मेरे भाई, 44, और ऊंचाई कितना है, 22। इन दोनों का आपस में मुझे क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 22 44 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8, ठीक है, तो 8 8 16, 968 तो नहीं आ रहा, देखिए 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करा लीजिएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां लिखा है, अब देखिए समचतुर्भुज के नियम में आगे, एक समांतर चतुर्भुज था, अब समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का नियम क्या है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, लेकिन विकर्ण अलग अलग हो और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। उसमें लिखा था 90 डिग्री पर ना काटे। इसका मतलब आपको पहले याद रखना है, एक होता है वर्ग, एक होता है आयत। वर्ग में 90 डिग्री पर विकर्ण काटते हैं, आयत में 90 डिग्री पर नहीं काटते। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज 90 डिग्री पर कटता है विकर्ण, और समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री पर विकर्ण नहीं कटता है। ठीक, दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 d1 गुणे d2, और यहां पर भुजा a स्क्वायर, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, ये होता है, जैसे मैंने यहां पर अभी बताया था। लेकिन अब मैं इसके लिए एक नियम बताता हूं, ये कुछ ऐसे मान लीजिए। ओके, ये भुजा भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। दूसरी बात है, ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, तो ये जो कटेगा यहाँ पर 90 डिग्री पर। ओके, और बराबर बराबर कटेगा, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर काटेंगे। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, इस विकर्ण को मैं d1 कह देता हूं, इस विकर्ण को मैं d2 कह देता हूं। इसका जब भी मुझसे क्षेत्रफल पूछेगा 1/2 d1 गुणे मैं d2 लगा दूंगा। लेकिन अगर भुजा के बारे में पूछेगा तो a स्क्वायर बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर मैं लगा दूंगा। भुजा पूछेगा जब भी भुजा पूछेगा तो मैं ऐसे लगा दूंगा। फिलहाल ऐसे सवाल पे आप आराम से समझ सकते हैं। आप ये फार्मूला नहीं भी याद करते हैं तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। ठीक, मैं अभी समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 12 और 5। तो इसमें तो सिंपल है, विकर्ण दे रखा है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल 1/2 d1 गुणे d2 होता है, तो 1/2 तो ठीक है, d1 की जगह लिख देंगे 12 और d2 की जगह पर लिख देंगे 15, 2 छंग 12, 15 छक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। तो देखिए 15 चौक 60, 15 छक 90 हो गया ना। ओके, ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आइए, लिखा एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए मुझे सभी भुजा चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूं। यहाँ पर देखिए, अगर मुझसे इसका परिमाप पूछ लेता है, क्या पूछता है, परिमाप, तो ए और ये, तो यहां हो जाएगा 4a, तो मुझे a चाहिए, विकर्ण से काम नहीं होगा। तो चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन ये है, एक समचतुर्भुज का परिमाप बताना है, मैं बता दूंगा। ठीक, विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं ऐसे एक चित्र बना रहा हूं। ठीक, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। ठीक मेरे भाई, ये 5 है, पूरी लंबाई 5 है, तो यहां से यहां तक 2.5 हो जाएगा, ये भी 2.5 हो जाएगा।
और ये पूरा 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी भुजा निकाल सकता हूँ। तो ये वाली जो भुजा मुझे निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, उसको मैं विकर्ण कह सकता हूँ। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? विकर्ण। यानी कि मैं इस आधार पर देखूं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये विकर्ण हो जाएगा। तो ये वाली भुजा x है, मान लेते हैं x स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस इस 2.5 25 का 625 होता है, 625 का मतलब हो जाएगा 6.25। ओके, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। तो ये हो जाएगा 42.25। एक तो ये काम हो गया। मैं और भी तरीके बता रहा हूँ। 42.25 स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, मतलब 6.5। यानी कि 42.25 किसका वर्गमूल होता है? 65 का, 6.5 का। ठीक, तो ये वाली भुजा 6.5 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 6.5 होगा, और ये भी 6.5 होगा, और ये भी 6.5 होगा। तो मुझे इसका परिमाप बताना है मेरे भाई। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और भुजा तो मैंने निकाल दिया 6.5। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को 20, 2 आया, 6 को 24, 25, 26, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 26 आ जाएगा, बी नंबर। लेकिन अगर आप कहेंगे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, और कोई तरीका? मैंने कहा और तरीका है, ध्यान दीजिएगा, और तरीका भी है। अगर मैं ऐसे निकाल दूं, भुजा ए स्क्वायर बराबर d1 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 12/2 का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और इन सब के ऊपर रूट लग जाएगा, क्योंकि भुजा निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो यही आएगा 42.25 का वर्गमूल। 42.25 का वर्गमूल किसका होता है? 6.5 का। तो देखिए भुजा का मान आ गया, और मुझे परिमाप निकालना है, तो 4 गुणे भुजा, तो 4 में लिखूंगा, भुजा की जगह 6.5 यानी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है फार्मूले से भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस से भी लगा सकते हैं, यही मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पर लिखा है समलंब के नियम। किसके नियम? समलंब। समलंब कैसा होता है? ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से आकृति होती है। तो ये वाली भुजा मान लेते हैं बी है, तो ये वाली भुजा ए है, और ये वाली जो है इसे हम ऊंचाई कहते हैं। तो इसका जो एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, 1/2 ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा एक बी है और एक ए है, तो इसका योग हो जाएगा ए प्लस बी। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है, कभी कभी इस पे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसको लगाना होगा। ठीक, तो इस पे सवाल देखिए, सवाल ये है, एक सेकेंड, लिखा है एक समलंब की ऊंचाई 5 मीटर है। ओके, एक मिनट, एक समलंब की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। एक समलंब की ऊंचाई, क्या हो रहा है? एक समलंब की ऊंचाई 5 मीटर है, समांतर भुजाएं 4 और 6 मीटर की है। इसका मतलब है कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से ऐसा है, ये 6 है, ये 4 है, और ऊंचाई कितनी है? तो ये 5 है। ओके, अब लिखा है इसे एक वस्तु है कोई, इसे पेंट करना है, और उसे पेंट करने में जो लागत है वो 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो लागत बताओ कितने रुपए का आया? तो पहले एरिया निकालना सीखेंगे, एरिया कितना है? तो एरिया है 1/2, ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग 6 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10। 2 से कट करेंगे, 2 पंचे 10, 5 पचे 25 वर्ग मीटर इसका एरिया है, और 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो कितने रुपए लिखा है? 50 रुपए। तो 25 गुणे 50 मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 5 पचे 25, 2 आया, 5 गुना 10, 2 12, यानी कि 1250 रुपए का टोटल खर्चा निकल के आएगा। ठीक है, 1250 रुपए का खर्चा आएगा। तो इस तरीके से समलंब का एरिया निकालते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वृत्त के नियम को पढ़ाना था, जिसमें इसके क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे, लेकिन मैं आपको नियम पढ़ा दे रहा हूँ कि वृत्त के कौन कौन से नियम है, क्या क्या नियम है, कैसे लगने हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यह एक वृत्त है। ओके, इस वृत्त में यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या क्या होती है? आर होता है, और मैं यहां लिखते चला जा रहा हूं, त्रिज्या को आर कहते हैं। व्यास क्या होता है? तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यानी 2r हो गया। ठीक है, फिर इसका परिधि क्या होती है? परिधि बताना है, परिधि। तो परिधि मेरे भाई होता है 2πr। परिधि मतलब परिमाप, ये वाला जो किनारा होता है इसी को हम परिधि कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो ये परिधि हो गया। ठीक है, फिर इसका पूछता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया वृत्त की कहानी, ध्यान समझिएगा, ये हो गया वृत्त की कहानी। ठीक है, अब यहां पर मामला है कि यहां तक की बातें तो आप समझ गए होंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या है
व्यास है, परिधि है और क्षेत्रफल है। मामला है यहां पर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया अर्धवृत्त, त्रिज्या इसमें भी आर होगी, त्रिज्या कितनी, आर। व्यास कोई पूछेगा 2r, लेकिन जब कोई क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कोई परिधि पूछेगा, परिधि, तो पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r का मतलब हो गया कि ये वाला पूरा तो 2 पाई आर होता है, तो आधा पाई आर होता है, लेकिन यहां से यहां तक ये जो त्रिज्या r और r ये भी तो बच गया ना, तो इसे कहते हैं 2r, ठीक है। तो 2r, इसी को हम आराम से अगर ध्यान से देखें तो r और r इसमें क्या है, कॉमन है, और यहाँ से पाई प्लस कितना है, 2 है, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है मेरे भाई, तो r लिखेंगे, और यहाँ पर 22 बटा क्या लिखेंगे, 7, प्लस कितना लिखेंगे, 2, और इसे हल करेंगे तो 7 दूना 14 और 22 कितना होता है, 36। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 36/7 r भी लिख सकते हैं। ये होता है अर्धवृत्त की परिधि, 36/7 r होता है, ठीक है। ये वृत्त की कहानी है, और वृत्त में और कुछ भी है, जैसे बात करते हैं यहाँ पर त्रिज्यखंड। तो मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, सेंटर पॉइंट है, ये A है और ये B है, तो इसको कहते हैं चाप, और ये वो हो गया। तो चाप की लंबाई पूछ लेता है, क्या पूछता है, चाप की लंबाई बता दो। तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है। लेकिन अगर कह देगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, ठीक है। चाप की लंबाई मतलब ए और बी पूछ ले, ए बी की लंबाई, तब आप पाई आर थीटा बटे 180 लगाएंगे। लेकिन त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड कौन है, ओ ए बी, त्रिज्यखंड है कौन सा, तो ओ ए बी है, ओ ए बी का क्षेत्रफल पूछेगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एसएससी जीडी और जो आरपीएफ है उसके लिए इतना फार्मूला और इतने नियम मैंने जो बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो एक बार ये फार्मूला एक ही वीडियो में आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब इसका तीसरा वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक बार मैं इस पर तीसरा वीडियो लाऊंगा, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि सारे नियम एक साथ में चलेंगे, ठीक है, सभी नियम एक साथ में चलेंगे। तो वर्ग के, आयत के, वृत्त के और समलंब के, समांतर के, समचतुर्भुज के सारे क्वेश्चन होंगे। तो कल हम लोग इसको देखते हैं, आज यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।